हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारा 45 डेज तक का चैलेंज हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा है और आज है हमारा डे 21, जिसके अंदर आज हम 8 चैप्टर को कवर करेंगे, किसान, जमींदार और राज्य। और ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 के अंदर जो आपका 8 चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है अभी। ठीक है, मतलब इसी वीडियो के कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो आपका 9th चैप्टर होगा। ठीक है, और इस 45 डेज चैलेंज के अंदर आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि हिस्ट्री का हम जो है डर खत्म कर रहे हैं, जहां पर हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं हम एनसीईआरटी के माध्यम से। ठीक है जी। और अगर आप लोगों के मिड टर्म या प्री बोर्ड के अंदर बहुत ही खराब नंबर आए थे, आपके पास अभी भी कुछ दिन बचे हैं जहां पर आप बोर्ड एग्जाम को अच्छे से फोड़ सकते हो। और कैसे फोड़ सकते हो, सारी टेक्निक हमने वहां पर बता रखी है। और डेली के हम जो भी आप लोगों का इस वीडियो के थ्रू हम जो एमसीक्यू सीरीज है ना, वहां पर आप लोग जो है रिवाइज करिए। रिवीजन करने के बाद टेस्ट लगाने के लिए आप जो है हमारे इस चैनल पे आइएगा। चैनल पे आने के बाद यहाँ कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, पोस्ट ये लिखा होगा या कम्युनिटी सेक्शन लिखा होगा, जाइए। हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ जो भी हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, वो चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो चाहे वो हिस्ट्री का हो। और देख सकते हैं इसके बगल में लिख भी देता हूँ कि ये 12th एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। जैसे ही आप किसी क्वेश्चन को आंसर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आपका एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। और अगर आप लोग डे वाइज जैसे एक कॉपी ले रखी होगी और डे 1 डे 2 करके अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो मैं बता दूं हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इस प्लेलिस्ट के अंदर जा करके आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सभी डे वाइज जो है कर सकते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, अभी भी समय है, जाके कर लीजिए, ज़्यादा देर अभी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, 15 फरवरी के बाद पक्की बात है, देर हो जाएगी। ठीक है जी। और आपको पता ही है हमारा सुकून है, जहाँ पर आज हम 8th चैप्टर को कवर कर देंगे और ख़त्म हो जाएगी इसकी आज कहानी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें जो आप लोगों को याद रखनी है, वो क्या है? कॉपी और पेन निकाल करके बैठिए। जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगे, अच्छे क्या मतलब जो भी इंपॉर्टेंट लगे, इंपॉर्टेंट तो देखिए सभी चीज़ें हैं, बट आपको जो चीज़ें नहीं पता है वो सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहिए। प्लस लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना आपको आ रहा है। ठीक है जी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, जजमानी व्यवस्था क्या थी? आपको पता होगा कि ये 1 मार्क्स या 2 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर के अंदर ही ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, जजमानी जजमानी व्यवस्था क्या होती है। तो आपको बता दूं कि जजमानी व्यवस्था बेसिकली क्या होता है कि जब अपनी कोई सेवा देता है तो उसके बदले में नगद के अंदर जो अपना मतलब करेंसी दे करके उसको वो करता है ना, पे आउट करता है, तो उसको बोलते हैं हम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। इसके बारे में मैंने कुछ बातें यहाँ पर लिख रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर आपको यही पता चलेगा क्या कि लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, सुनार हो गए, ऐसे करके बहुत सारे लोग हुआ करते थे जो कि अपनी सेवा गांव के लोगों को दिया करते थे। और पहले जो है क्या होता था कि जब ये लोग अपनी सेवा दिया करते थे ना गांव के लोगों को, तो गांव के लोग क्या करते थे कि फसल का कुछ पार्ट या फिर जमीन का कुछ पार्ट वो लोग दे दिया करते थे। लेकिन बाद में जाकर के मुगल साम्राज्य के अंदर आकर के जो लोग ये है ना, ये लोहार बढ़ई सुनार, ये लोग आकर के क्या करते हैं, इन लोगों को ना अब नगद में जो है इनको पे आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, नगद में जो है पैसा देना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी ये सर्विस देते हैं उस चीज़ को, तो इसी सर्विस को हम क्या बोलते हैं, जजमानी व्यवस्था कहते हैं। सिंपल सी बात है, आज प्रेजेंट टाइम में भी जजमानी व्यवस्था चल रही है। अगर कोई भी लोहार आपके घर पे आकर के काम करेगा तो आप उसको नगद में नोट दोगे। जब आप नोट्स दोगे उन्हें, तो आपका जजमानी व्यवस्था कहला जाएगा। सिंपल सी बात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्टार्ट दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि बादशाहनामा किसकी जीवनी है? आप सभी को पता होगा कि बादशाहनामा जो है बेसिकली शाहजहां की जीवनी है, ना कि अकबर की। याद रखिएगा, अकबर की कौन सी थी? अकबरनामा, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये अकबरनामा। ठीक है, बाबर का भी हमने देखा था, बाबरनामा है। और जो ये शाहजहां की जीवनी है ना, बादशाहनामा, ये किसने लिखी थी? ये बेसिकली लिखी थी अब्दुल अब्दुल अहमद अब्दुल हामिद अब्दुल हामिद लाहौरी। इस आदमी का नाम है जिसने ये बुक लिखी है। किसके ऊपर लिखी है? वो शाहजहां के ऊपर लिखी है। ठीक है जी। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोला जा रहा है कि चंडी मंगल नामक बंगाली कविता बंगाली लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है। तो ये जो कविता है ये किसने लिखी थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा आपका मुकुंद राम चक्रवर्ती। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार। जमीनी व्यापार कहने का मतलब क्या है? जो प्रॉपर्टी वाला जो डीलर होते हैं ना, वैसा कुछ समझ लीजिए आप। तो जमीनी व्यापार जो उस टाइम पर कौन सा कबीला जो है करता था ये काम, इस चीज के ऊपर मतलब
पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो आप सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी की एक एक लाइन से निकल करके आ जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोहानी कबीला। हालांकि ये लोहानी जो है ऐसे लिखते हैं लोहानी, ये ड़ी लगा दिया लास्ट में। हालांकि ये लोहानी कबीला है जो कि इस चीज़ के काम के ऊपर शामिल था। देख सकते हैं लिखा भी होगा, ये रहा लोहानी कबीला। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पायक कौन थे? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है। पायक बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ठीक है जी। मतलब सैनिक सेवा जो है, जमीन जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ हमने अच्छे से डाल रखी है भाई। ठीक है, पायक कहा जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हार्ट, हार्ट किसे कहते हैं? आप लोगों ने आजकल सुना भी होगा, कई लोग तो जाते भी होंगे इनफैक्ट। दिल्ली हार्ट बोलते हैं, याद आ रहा है कुछ किसी को? दिल्ली हार्ट, ये बेसिकली जो हार्ट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाजार। ठीक है जी। दिल्ली हाट के अंदर भी देखा होगा कि अंदर की साइड में जाकर के बाजार वगैरह लगा रखे हैं, शॉप वगैरह हैं। तो हाट का मतलब ही होता है बाजार। अब उसके आगे कोई सा भी वर्ड जोड़ दीजिए तो उस स्थान पर उस जगह को मतलब बाजार लगाया हुआ इस चीज़ को बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका बाजार। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और हाँ, एक और चीज़ पूछ रहा था मैं, ये मिल्कियत क्या होता है पता है किसी को? मिल्कियत, मिल्कियत बेसिकली जो जमींदार के पास जमीनों का जो जमावड़ा लगा हुआ था उसको बोलते हैं मिल्कियत। वैसे प्रॉपर्टी बोलते हैं मिल्कियत को, लेकिन जमींदारों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी इसलिए उनके लिए वर्ड यूज़ कर दिया गया था आपकी किताब के अंदर। इसी वजह से मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई, अदरवाइज मैं बताता नहीं। अगला क्वेश्चन है क्या कि किस मुगल सम्राट ने भूमि का वर्गीकरण करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। तो ये वो कौन सा सम्राट था, मतलब मुगल में से ही होगा कोई, ऑब्वियस सी बात है, बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब में से कोई एक है जिसने भूमि का जो है वर्गीकरण करवाया था। वर्गीकरण मतलब बंटवारा करवाया था। बंटवारा इन द सेंस कि कैटेगरी बना दी कि पहले क्या होता था ना कि जितनी, जैसे मान लीजिए पूरा एरिया है, इस एरिया के अंदर कोई सी भी जमीन कैसी भी हो, सबसे सेम प्रकार का जो है टैक्स वगैरह लिया जाता था। लेकिन बाद में जाकर के अकबर आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई साहब अगर ये जमीन बंजर है तो इस पे तो उगाई नहीं जा रही है कोई फसल, और जब इस पे कोई फसल नहीं उगाई जा रही तो ये यहाँ का जो किसान है वो कैसे पैसा अदा करेगा? जबकि यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, तो यहाँ से ज़्यादा टैक्स लो, यहाँ से कम टैक्स लो। तो ऐसा जो है अकबर ने बोला। लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी थी कि भाई साहब पहले ज़मीन की जो क्वालिटी के बारे में आप बात कर रहे हो कि कौन सी ज़मीन बंजर है, कौन सी ज़मीन परत वाली परती है ना? तो इसके बारे में आपको पहले जाकर खुद से देखना भी पड़ेगा ना, उसकी जांच पड़ताल भी करनी पड़ेगी। तो ये जांच पड़ताल करवाने का जो सिस्टम है सबसे पहली बार किसने करा था? उसका राइट आंसर आपका अकबर। हालांकि बाद में जाकर के जहांगीर वगैरह ये लोग भी फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे पहला जो स्टेप लिया था वो अकबर ने लिया था। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको जाननी है, वो क्या है कि अकबर ने जो है ना 1, 2, 3, 4, 4 प्रकार की जो है ना जमीन का कैटेगराइजेशन कर रखा था। सबसे पहला जो सबसे उच्चतम जो जमीन का कैटेगरी माना जाता था वो बोलते थे पौलज। दूसरा होता था परोती, इसे पनोती मत लिख देना भाई, परोती है ये। और तीसरा होता था चचर, और चौथा होता था बंजर। पॉलेज बेसिकली उन जमीनों को कहा जाता है जहां पर जिस जमीन के ऊपर जो फसल है ना वो एकदम एक बार फसल कटी, दूसरी बार फसल आई, फिर तीसरी बार खाई, मतलब लगातार होती ही रह रही, कोई भी खाली गैप नहीं छोड़ा जा रहा है, गैप नहीं है इसके अंदर उस जमीन के ऊपर। पड़ोती बेसिकली उस एरिया को कहते हैं, उस क्षेत्र वाले मतलब उस जमीन के लिए वर्ड यूज किया गया है जहाँ पर कुछ दिन के लिए जो है ना खाली छोड़ देते हैं जमीन को। मतलब पहले फसल उगाई, उगाने के बाद थोड़ा दिन जमीन छोड़ा खाली, और उसके बाद फिर दोबारा से फसल उगा दी। तो ये होती है पड़ोती, मतलब इससे भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। ये तो है ही फर्टाइल वाला, पोलज वाला। चचर बेसिकली उस वाली जमीन को कहते हैं जहाँ पर 3 से 4 साल का गैप लेना ही पड़ेगा, तभी आपकी जो फसल अच्छे से उग पाएगी, अदरवाइज नहीं उग पाएगी। और बंजर बेसिकली जो 5 या 5 साल से प्लस वाली जो ज़मीनें होती है, जो कि खाली छोड़ना पड़ेगा तभी ज़मीन पे फसल वगैरह उग सकती है। मतलब बहुत ही रेयरेस्ट केस होता है जहाँ पर बंजर बंजर ज़मीन के ऊपर भी आप जो है ऐड करवा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमीन कौन थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क 1 स्टार दे रहा हूँ उसके लिए भी। अमीन बेसिकली क्या होते थे कि जो राज्य के अंदर कानून पालन सुनिश्चित करवाने के लिए जो लोग होते थे उनको बोलते थे अमीन। अमीन बेसिकली एक पोस्ट है ये। इस पोस्ट के ऊपर जो बंदा बैठेगा वो उसका काम क्या होगा कि एक पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पर कानूनों का पालन करवाना है। सिंपल सी बात ये है। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पेपर में बन सकता है।
इसको जरूर रख लिएगा। बोला जा रहा है कि इटली से कौन सा वो मुसाफिर आया था जिसने बताया कि दुनिया से होकर के जो चांदी है ना, चांदी दुनिया से होकर के भारत की ओर पहुंच रहा था वो। तो आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक मतलब टॉपिक बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है चांदी का जमावड़ा, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ, भारत की साइड आता हुआ है। तो इसके अंदर बेसिकली कौन था वो इंसान, ये था ये जोवानी कारेरी। इस बंदे का नाम आपको याद रखना है। वैसे जोवानी यार ऐसे लिखते हैं, मतलब हिंदी में ना हमेशा गलती हो ही जाती है। जोवानी, ठीक है जी, ऐसे लिखा जाता है जोवानी कारेरी, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, अकबर का काल हो गया या फिर औरंगजेब का काल हो गया, इनके पास मतलब चांदी जो है ना बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो आ रही थी। तो अकबर ने क्या करा ना, चांदी के रूप में ही जो है रुपया जो है इशू कर दिया, जो कॉइन्स होते हैं ना वो इशू करा। और जो अकबर ने इशू करा था बिल्कुल ऐसे करा था, ये रेक्टेंगल बेस पे करा है, ठीक है। और जो औरंगजेब है उसने सर्कल बेस पे करा है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या पता यही इमेज दे के पूछ दे कि बताओ किसने करा था इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बारे में आपको कुछ बातें भी मुझे बतानी है। वो क्या है देखिए, आईने अकबरी कब तैयार हुई थी। आप सभी को पता है कि आईने अकबरी बेसिकली लिखा किसने, अबुल फजल ने लिखा, सभी को पता है ये बात। लेकिन कब तैयार हुई थी ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अरे यहाँ पे आंसर थोड़ा गलती हो गया, चलिए इसको कर देते हैं 98। ये 1598 के अंदर जो है आईने अकबरी तैयार हुई थी। इसका आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अब कुछ बातें हैं जो आप लोगों को मुझे बतानी है। वो क्या है कि अकबर के शासन के जब 42 साल पूरे हो जाते हैं ना, तब जा कर के अकबर बोलता है कि भाई साहब हमारे को लगता है कि हमें ना एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। वो 42 साल बेसिकली 1598 में हुआ था ये, ठीक है जी। तो हुआ था ये, है ना। तो जब अकबर के 42 साल हो जाते हैं राज करते करते, तब जा कर के ये चीज़ें आती हैं। और जब ये बुक बनती है ना, कौन सी, अकबरनामा, अकबरनामा, अकबरनामा जब बुक बनती है तो इसको लगभग 5 बार संशोधित किया जाता है। मतलब 5 बार जो है सुधार किया जाता है, इसके अंदर संशोधन होता है 5 बार। इसको आपको याद रखना है। एक चीज़ भी, जितनी बातें बता रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है गाइस। अगला क्या है कि जो अकबरनामा है, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए। अकबरनामा है ना वो 3 पार्ट्स के अंदर है, ठीक है जी। पहला पार्ट, दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। और जो तीसरा भाग है ना इसी को हम बोल रहे हैं आइन आइन ए अकबरी। हालांकि आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आइन अकबरी को शॉर्ट फॉर्म में आइन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। पहले के जो 2 चीज़ें हैं उसके अंदर बेसिकली उसने जो है अपने क्या बोलते हैं, अपने घर परिवार हो गया, परिवार कैसा रहा, मतलब उस सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ पर्सनल चीज़ें है, मतलब पहले के 2 पार्ट्स के अंदर। लेकिन जो अकबरनामा का तीसरा वाला पार्ट है ना, आइन अकबरी, जहाँ पर बेसिकली डेटा वगैरह दे रखे कि किस तरीके से हम जो है टैक्स वगैरह वसूला करते थे, कितने प्रकार के लोग हुआ करते थे, वगैरह वगैरह चीज़ें जो है यहाँ पर दी गई है। मतलब डेटा बहुत ज़्यादा है, स्टैटिक्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर संख्यात्मक जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछ ले कि अकबरनामा का कौन सा वो है पार्ट जहाँ पर संख्यात्मक जानकारी बहुत ज़्यादा है, तो भाई वो आईने अकबरी है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब एक बार वो आपको याद करना, एक और चीज़ मतलब आपको याद रखना, वो क्या है कि जो आईने अकबरी है ना, आईने अकबरी यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि इसको भी जो है ना फर्दर 5 भागों के अंदर जो है बांटा जाता है, 5 भागों के अंदर। और इस भाग को बेसिकली जो है 5 भागों के अंदर बांटा जाता है, जहाँ पर पहले वाले भाग को क्या बोला जा रहा है, मंजिल आबादी, मंजिल आबादी। दूसरे वाले को बोला जा रहा है सिपह आबादी, सिपह आबादी। और तीसरे वाले को बोला जा रहा है मुल्क आबादी, मुल्क आबादी। इन चौथे और पांचवे का नाम आपका मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने भी आपको नहीं बताया। इन पांचों में से आपको कुछ याद नहीं रखना, बस एक याद रखना, वो है आपका मुल्क ए आबादी, मुल्क आबादी, ठीक है जी, मुल्क आबादी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि मुल्क आबादी किसका अंग है, किसका पार्ट है, तो भाई वो आईन अकबरी का पार्ट है वो, ना कि अकबरनामा का है, लेकिन आईन अकबरी का ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। मुल्क की आबादी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहीं पर जो है ना पैसे से रिलेटेड, यानी कि वित्तीय जो वित्तीय आंकड़ा है, पैसे से रिलेटेड जो आंकड़ा है वो यहाँ पर दिया गया है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। प्लस एक और चीज़ है, वो क्या है आपका कि आईने अकबर इतना इंपॉर्टेंट दस्तावेज था जिसकी वजह से इनको ना मतलब अनुवाद भी किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। तो ये जो ट्रांसलेट किया गया इसको भी 3 पार्ट्स में किया गया, 3 पार्ट्स में। तो जो पहले के 2 पार्ट्स हैं, पहले के जो 2 पार्ट्स हैं, पहले के 2 है नहीं, पहले का जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना, उसको जो है इसने किया था, हेनरी ब्लॉकमैन ने किया था ट्रांसलेट। और बाकी के जो 2 पार्ट्स है इसको जो है किसने करा था, HS जेरेट ने किया था। ये 2 बातें हैं जो आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, और इसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम
रोक रहे हैं इस चीज़ को अब, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके लिए, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल।